आजादी के बाद इंडिया के सामने तीन बड़े चैलेंजेस थे: नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी। इन तीनों में से इंडिया के सामने इमीडिएट चैलेंज था इंडिया की नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना। पर क्यों? तो इसे समझने के लिए अभी तक लास्ट कुछ वीडियोस में हम पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के साथ साथ पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसी से जुड़े एक और टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आजादी से पहले इंडिया को कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया, जो डिवाइडेड था दो पार्ट्स में। एक पार्ट वो था जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल किया करते थे और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल तो नहीं बट इन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिशर्स के ही द्वारा, क्योंकि इन प्रिंसली स्टेट्स पर रूलर्स का कुछ हद तक कंट्रोल हुआ करता था, जैसे कि वो अपने स्टेट्स के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड कुछ डिसीजन ले सकते थे। बट इसके लिए भी जरूरी था ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना, जिसे कहा जाता था पैरामाउंटेसी और सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब था कि इंडियन स्टेट्स पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंड थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी भी दूसरे स्टेट या कंट्री से वॉर नहीं कर सकते थे, चाहे वो इंडिया के बाहर हो या अंदर, और ना ही किसी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन बना सकते थे। बेसिकली ये प्रिंसली स्टेट्स कवर किया करते थे ब्रिटिश इंडिया लैंड का 1/3 एरिया, और 4 में से 1 इंडियन यहाँ रहा करता था। बट इंडिया की आजादी के बाद यही प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। पर कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा, आजादी के तुरंत पहले ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि वो एरिया जिन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हुआ करता था, उनकी आजादी के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स को भी आजाद कर दिया जाएगा। उस टाइम पर इन प्रिंसली स्टेट्स के नंबर करीब 565 थे। अब आजादी के बाद ये स्टेट्स भी पूरी तरह आजाद होने वाले थे। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिया में मर्ज हो सकते थे या पाकिस्तान में, या इनके पास एक और चॉइस भी थी, ये इंडिपेंडेंट रह सकते थे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में शामिल होंगे या इंडिया में, या इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो ये डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ वहां के राजाओं के पास था, उन प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोगों के पास नहीं। और यही एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा थी। इस मैप में ऑरेंज कलर से उन एरियाज को शो किया गया है जिन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, और ब्लू कलर से शो किया गया है प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये प्रॉब्लम जल्द ही दिखाई भी देने लगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि ना तो वो पाकिस्तान में शामिल होंगे ना ही इंडिया में, मींस वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। सबसे पहला स्टेट जिसने अनाउंस किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो था त्रावणकोर। देन हैदराबाद के निजाम ने भी अनाउंस कर दिया कि वो आजाद रहेंगे, और भोपाल के राजा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। अब ये अनाउंस होते ही ये तो क्लियर हो चुका था कि आजादी के बाद इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड होने वाला है, और ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन थी, क्योंकि आजादी के बाद इंडिया का एम था कंट्री की यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी को बनाए रखना। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी थी जो भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा थी। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, प्रिंसली स्टेट्स के आजाद रहने का मतलब था इंडिया के अंदर ही छोटे छोटे कंट्रीज का बनना, जिन पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला था। इसीलिए इनकी इंडिपेंडेंस इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा थी। इसके अलावा इन प्रिंसली स्टेट्स में ज्यादातर स्टेट्स ऐसे थे जहां गवर्नमेंट को अनडेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाता था, क्योंकि यहाँ के राजा अपने लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये थी उस टाइम की एक मेजर प्रॉब्लम। अब जानते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी। गवर्नमेंट अप्रोच। इस टाइम पर जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि वो इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये था कि इंडिया स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, जिसे फ्यूचर में इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल था। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स के इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थी। मेनली उन्होंने इस प्लान को अपोज किया।
बट मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरह आजाद हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। लेकिन अगर कोई ऐसा था जिसने प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के साथ नेगोशिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने भारत को इंटीग्रेट करने में एक अहम भूमिका निभाई, और इसीलिए इनके स्टैच्यू को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पर कैसे? एक्चुअल में सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। उन्होंने ही प्रिंसली स्टेट्स के रूलर से बातचीत कर उनके साथ नेगोशिएट किया जिससे वो इंडिया में मर्ज हो सके। अब आज ये सुनने में काफी आसान लगता है, पर उस टाइम पर ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम था, जिसके लिए जरूरत थी स्किलफुल परसुएशन की, मींस किसी को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। बट इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करना इतना मुश्किल क्यों था? तो उस टाइम आज के उड़ीसा में करीब 26 स्मॉल स्टेट्स लाई किया करते थे। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में 14 बिग स्टेट्स और 119 स्मॉल स्टेट्स, और इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी। इन सभी रीजन्स को इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार करना एक मुश्किल काम था। अब इस गवर्नमेंट अप्रोच में 3 चीजों को कंसिडर किया गया। फर्स्ट इज द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। मींस ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोग क्लियरली शामिल होना चाहते थे इंडिया में। बट ये प्रिंसली स्टेट्स किस में मर्ज होंगे, तो ये डिसीजन लेने का अधिकार केवल वहां के रूलर्स के पास था। लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों के एस्पिरेशन को ध्यान में रखा। सेकेंड इज द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजंस। मींस इंडियन गवर्नमेंट इन स्टेट्स को लेकर काफी फ्लेक्सिबल थी और इन स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार थी। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया जिससे इन रीजंस में प्लूरैलिटी को एकोमोडेट कर यहाँ के लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके, और इसीलिए बहुत से स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या कश्मीर, जिसे इंडिया में शामिल होने के बाद स्पेशल स्टेटस दिया गया। थर्ड इज इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. Means partition के दौरान टेरिटरीज का डिमार्केशन हुआ था, जिसके बाद हमें लार्ज स्केल में वायलेंस देखने को मिलता है। इसीलिए जिन प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्रीज पाकिस्तान से टच हुआ करती थी, उन्हें स्किलफुल परसुएशन के जरिए इंडिया में मर्ज करना एक मुश्किल काम था। बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस था इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लियरली बॉर्डर्स को डिफाइन करना, और ये मैटर न्यू नेशन के लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंस रखता था। अब अगर और आगे चले तो 15 अगस्त 1947 से पहले वो सभी प्रिंसली स्टेट्स जिनकी बाउंड्रीज आजाद भारत की न्यू बाउंड्रीज से मिलती थी, वो सभी पीसफुल नेगोशिएशन यानी बातचीत के जरिए इंडिया में शामिल हो चुके थे। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया में शामिल होने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को साइन किया उसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका मतलब था ये स्टेट्स इंडिया में मर्ज होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बट कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्हें शामिल करना बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी मुश्किल था। ये प्रिंसली स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। जूनागढ़ आजादी के टाइम पर यहाँ पर रूल था मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड का, जो कि शामिल होना चाहते थे पाकिस्तान में। बट यहाँ रहने वाली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू थी जो ज्वाइन करना चाहती थी इंडिया को। इसीलिए यहाँ के लोगों ने नवाब के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। इसके बाद क्या था, नवाब भागकर पाकिस्तान चले गए और नवंबर 1947 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ करवाया गया प्लेबिसाइट। मींस लोगों से डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू पूछा गया कि वो किस कंट्री में शामिल होना चाहते हैं, और आंसर हमें पता है, यहाँ के लोगों ने वोट किया इंडिया के फेवर में, और इस तरह जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। अब अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। पर क्यों? तो कश्मीर के बारे में हम जानेंगे चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशन में डिटेल से, कि कैसे कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया, कश्मीर को कैसे एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, और अगस्त 2019 से कश्मीर में कौन से बड़े चेंजेस किए गए। इस चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे केवल हैदराबाद और मणिपुर के बारे में,
कि कैसे इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया गया। हैदराबाद हैदराबाद उस टाइम की लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, जो चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ पार्ट आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में लाई किया करते थे। हैदराबाद के रूलर को कहा जाता था निजाम, और यहाँ के निजाम वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में से एक थे। निजाम हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग हैदराबाद की जो सिचुएशन थी वही रहने दी जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ना किया जाए। बट ये नेगोशिएशन सिर्फ 1 साल के लिए था, और इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट की हैदराबाद के निजाम के साथ बातचीत कंटिन्यू रही। इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के रूल के खिलाफ मूवमेंट कर दिया। पर क्यों? एक्चुअल में उस टाइम तेलंगाना रीजन में रहने वाले पीजेंट्स निजाम के ऑपरेसिव रूल से दुखी थे, और इसीलिए वो निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। वुमेन जो निजाम के रूल से सबसे ज्यादा परेशान थी, उन्होंने भी इस मूवमेंट को लार्ज नंबर में ज्वाइन किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैदराबाद इस मूवमेंट का सेंटर बन चुका था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस मूवमेंट के फोर फ्रंट में थे, मींस जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। इस मूवमेंट को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया, जिन्हें राजाकार बोला जाता था। ये राजाकार बहुत ही कॉम्युनल और एट्रोसिटीज करने वाले लोग थे। इन राजाकार ने नॉन मुस्लिम को खास तौर पर अपना निशाना बनाया, इतना कि इन्होंने लोगों के साथ लूटपाट की, उनका मर्डर किया और विमेन का रेप तक किया। बट 1948 के सितंबर में इंडियन आर्मी इन राजाकार्स को कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद पहुंच गई। कुछ टाइम तक रुक रुक कर फाइट होती रही और फाइनली निजाम ने सरेंडर कर दिया। देन निजाम के सरेंडर करते ही हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया गया। तो कुछ इस तरह हैदराबाद जैसे बड़े प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाया गया। हैदराबाद के बाद अब जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर 1947 में मणिपुर के रूलर थे महाराजा बोध चंद्र सिंह, जिन्होंने आजादी से कुछ टाइम पहले ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपने स्टेट को इंडिया में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। बट उस टाइम जब मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाया गया, तब उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। मींस मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया था, और ऐसा कर वहां के राजा को श्योर किया गया था कि मणिपुर के इंडिया में मर्ज होने के बाद भी उसे इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसका मतलब था वहां के गवर्नमेंट अपने स्टेट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह आजाद थी। इस कार्टून के जरिए इस सिचुएशन को शो किया गया है, जहां राजा का कंट्रोल सिर्फ मणिपुर के इंटरनल अफेयर पर होगा। मींस मणिपुर को किस तरह रन करना है ये राजा डिसाइड कर सकता था, बट एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का होगा। इस कार्टून में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को शो करते हुए बताया गया है कि वो राजा को रिमूव नहीं करना चाहते हैं। इवन वहां के राजा को इंटरनल ऑटोनॉमी भी देते हैं, बट ये सभी मैटर उनसे ले लेते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था 1947 में, बट 1948 में वहां के लोगों ने राजा के ऊपर प्रेशर डाला कि मणिपुर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए। अब क्योंकि मणिपुर को इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई थी, तो वहां के राजा ऐसा कर सकते थे, और जून 1948 में महाराजा के द्वारा इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया, और इलेक्शन के थ्रू वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया गया। इसका मतलब था वहां के मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन या वहां की इलेक्टेड असेंबली के अकॉर्डिंग चलना होगा। राजा के पास डिसीजन लेने की एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। पूरे इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया 1952 में, बट मणिपुर इंडिया का पहला ऐसा स्टेट था जहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट कर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है उस टाइम जिसकी भी एज 21 या उससे ज्यादा थी, उन सभी को वोट देने का अधिकार था। बट 1989 में 61st अमेंडमेंट के थ्रू इस एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडिया में शामिल होने के इशू पर यहाँ के लोगों के बीच डिफरेंट ओपिनियन थे। जैसे कि मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर को इंडिया में मर्ज कर दिया जाए, जबकि दूसरी पार्टीज इसके अगेंस्ट में थी। अब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि कहीं मणिपुर इंडियन यूनियन से सेपरेट ना हो जाए, इसीलिए सितंबर 1949 में इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा को प्रेशराइज किया कि वो मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर दे। इस मर्जर एग्रीमेंट के थ्रू अब इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर दोनों पर कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का होगा।
बट वहाँ की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा नहीं चाहती थी। मीन्स जो लोग इलेक्शन के थ्रू वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बने थे, उनसे किसी भी तरह से कंसल्ट नहीं किया गया था। अब ऐसा कर इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाने में कामयाब रही, बट उनके इस स्टेप ने वहाँ के लोगों में गुस्से और नाराजगी की फीलिंग को जन्म दे दिया। और ऐसा केवल तब नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये रिसेंटमेंट आज भी देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह मणिपुर को इंडिया में शामिल कर लिया गया। मणिपुर 1972 से पहले एक यूनियन टेरिटरी था, उसे स्टेटहुड का दर्जा मिला 1972 में। तो ये थी स्टोरी उन प्रिंसली स्टेट्स की जिनका इंटीग्रेशन कर इंडिया को बहुत से पार्ट्स में टूटने से बचा लिया गया। तो क्या अब इंडिया की परेशानियां यहाँ खत्म हो गई? तो आंसर है नहीं। ये सब होने के बाद अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम थी इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने की। ये प्रॉब्लम क्या थी और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कैसे सॉल्व किया, इसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe our channel.